नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। और आज के सेशन में हिस्ट्री डोज में हम बात करने जा रहे इतिहास की एक घटना जो कि घटित हुई थी 13 अप्रैल 1919। जी हाँ, याद कीजिए 13 अप्रैल 1919 की जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना किस तरह से घटित हुई थी, आज के सेशन में हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले इस सेशन को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों अपने आज के सेशन की ओर बढ़ते हुए। तो सबसे पहले ये जलियांवाला बाग, जिसका ये आप पीछे पिक्चर देख रहे हैं, जिस तरह से ये घटित यहाँ पर हुई थी, क्या हुआ था उस दिन, उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ बातें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जलियांवाला बाग तो घटना घटित हुई थी, लेकिन उससे पहले चल क्या रहा था। तो आइए बात करते हैं कुछ बैकग्राउंड को लेकर। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि ये घटना 1919 यानी 1919 में घटित हुई थी। तो उससे पहले भारत में या विश्व की अगर हम बात कर रहे हैं तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका था, यानी प्रथम विश्व युद्ध। और प्रथम विश्व युद्ध जिसके दौरान हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भारतीयों का भी, जो भारतीय ब्रिटिश को लेकर भूमिका निभा रहे थे, यानी भारतीयों का भी योगदान था जो ब्रिटिशर्स की ओर से भूमिका निभा रहे थे इस युद्ध में, जहां पर उनका सहयोग कर रहे थे। ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से वो सहयोग कर रहे थे? कुछ उनके अंदर एक चाह थी, जिस चीज को हम लेकर क्या देख रहे थे कि बहुत से भारतीयों को उम्मीद थी कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के लिए लड़ने के बाद युद्धकालीन प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे, यानी युद्ध के दौरान जो प्रतिबंध लगे हुए हैं उन्हें हटा दिया जाएगा और इस तरह से भारत को अपनी सरकार पर ज़्यादा नियंत्रण दिया जाएगा, यानी इंडिया का जो इंडियंस हैं उनका कंट्रोल जो है अपनी सरकार को लेकर वो बढ़ा दिया जाएगा। दरअसल ये लालच था जो ब्रिटिशर्स ने हमें दिया था भारतीयों को, ये कहकर कि प्रथम विश्व युद्ध में अगर हम भारतीय उनका सपोर्ट करेंगे तो वो हमें बहुत हद तक जो है इसके बदले बहुत कुछ देंगे, चाहे फिर वो भारत में नियंत्रण की ही बात क्यों ना हो। लेकिन ऐसा हर जगह नहीं था, क्योंकि अभी भी कुछ जगह, कुछ भारत के ऐसे राज्य थे, क्षेत्र थे जो ब्रिटिशर्स के विरुद्ध थे, यानी अभी भी उन्हें उन पर एतबार नहीं था। और उनमें से जो कुछ स्थान हैं वो बात करें तो बंगाल या पंजाब क्षेत्र को लेकर, ठीक है, पूरे भारत में युद्ध का समर्थन नहीं किया। बंगाल और पंजाब जैसे क्षेत्र उपनिवेश विरोधी गतिविधियों के केंद्र बने रहे। यहाँ पर अभी भी हम देख रहे हैं कि क्रांतिकारी गतिविधियां बनी रही, चलती रही, जो अभी भी ब्रिटिशर्स के विरोधी थे और उन्होंने वर्ल्ड वॉर में उनका सहयोग करने से मना कर दिया था। तो वही हम देखते हैं कि ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों ने गदर आंदोलन से सफलतापूर्वक घुसपैठ कर ली थी, जो एक क्रांतिकारी समूह था। यानी हम देख रहे हैं 1913 के बाद से जो ये गदर पार्टी का ये जो एक रोल था, किरदार था, जो कि हम सैन फ्रांसिस्को में तो देख ही रहे थे, लेकिन साथ ही साथ भारत में भी ये जो गदर पार्टी है काफ़ी हद तक कार्य कर रही थी। और गदर से जो गदर के समूह के लोग थे वो अपने क्रांतिकारी विचारधाराओं को पूर्ण करने के लिए काफ़ी हद तक कार्य कर रहे थे। इसीलिए पंजाब की परिस्थितियां अगर देखी जाए तो भारत के अन्य क्षेत्रों से भिन्न थी, अलग थी, और इस चीज़ को लेकर वाकिफ थे वहाँ के, अगर हम बात करते हैं वहाँ के गवर्नर, ठीक है। तो इसीलिए हमें देखने को मिलता है कि जो वहाँ पर चल रही थी गतिविधियाँ, इसके लिए आवश्यक हो गया था ब्रिटिशर्स के लिए कि इसे कंट्रोल करना पड़ेगा, यानी जो क्रांतिकारी हैं उनकी गतिविधियों को, उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा, जिसके तहत उन्होंने लागू किया था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1950। क्या था ये एक्ट? ये इस अधिनियम ने नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता को काफ़ी हद तक प्रतिबंधित कर दिया था, यानी सिविल राइट्स, अगर सिविल लिबर्टीज़ और पॉलिटिकल फ्रीडम्स की बात करते तो इसको बहुत हद तक कंट्रोल कर दिया था इन्होंने। तो ये तो गलत था।
लेकिन जहां हम इसे गलत ठहरे थे, वहीं गलत ठहरा रहे थे, तो वहीं लेफ्टिनेंट जो माइकल ओ डायर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब के, वो इसके बहुत ही ज़्यादा समर्थक थे। उन्होंने इसका सपोर्ट किया क्योंकि वो चाहते थे कि अगर हमें इन गदर के लोगों के समूह के, मतलब इन गदर समूह के लोगों के लिए कंट्रोल करना है, या क्रांतिकारी विचारधारा, एंटी ब्रिटिश आइडियोलॉजी, जो ब्रिटिश विरोधी जो विचारधारा है उसके विरोध अगर हमें कंट्रोल करना है, सिचुएशन को नियंत्रण में लाना है, तो ये आवश्यक है। इसलिए उन्होंने इसका सपोर्ट किया था। तो यही हमें देखने को मिलता है, किसने किया था? माइकल ओ डायर ने किया था। ठीक है, वहीं आगे की ओर बढ़ते हुए देखते हैं तो नजर आता है कि बीच ही बीच आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो कि 1919 में आता है, हालांकि उसकी रिपोर्ट को लेकर 1918 में ये बात कर रहे हैं, जिन सुधारों को बाद में 1919 में जो लागू किया जाता है, जिसमें मॉन्टेग्यू और भारत के वायसरॉय चेम्सफोर्ड दोनों ही शामिल थे। इन रिफॉर्म के तहत क्या देखने को मिलता है कि इस रिपोर्ट में भारतीय सरकारों को कुछ स्थानीय शक्ति देने का प्रस्ताव था। ये शक्तियों देने की बात तो कर रहे थे, प्रावधान था, प्रस्ताव तो था, लेकिन ये भी काफ़ी हद तक सीमित थी। ये काफ़ी हद तक जो है इतनी ज़्यादा कोई पावर नहीं थी कि जिसकी वजह से इंडियंस बहुत ही ज़्यादा प्रबल हो जाए या बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहे। इसीलिए इन्हें कुछ खास फर्क मतलब पड़ने वाला नहीं था। तो वहीं दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि मार्च 1919 में ब्रिटिश सरकार ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के माध्यम से रॉलेट एक्ट किसकी घोषणा कर दी थी? क्या इन्होंने लागू किया था? रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट जो पास कर दिया था, ये किस लिए था? अपना ब्रिटिशर्स क्या बनाना चाह रहे थे? कंट्रोल बनाना चाह रहे थे भारतीय जनसंख्या। इनको लग रहा था कि जो अभी वर्ल्ड वॉर हुआ है, जो विश्व युद्ध हुआ है, उसके दौरान ब्रिटिशर्स का जो ध्यान वर्ल्ड वॉर में था, वहीं पीछे से काफ़ी हद तक भारतीय जो ब्रिटिश इंडिया है, जो मतलब अंग्रेज़ी भारत था, उसमें ब्रिटिशर्स का कंट्रोल कम हो रहा है और बहुत ज़रूरत था बैक टू बैक उन्हें ऐसी ऐसी चीज़ें करना कि जहाँ पर वो वापस अपने कंट्रोल को स्टैब्लिश कर सके, उसी तरह ठीक जिस तरह से शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया गया था। और इस वजह से इन्होंने एक रॉलेट एक्ट पारित किया, जिसे पारित करते हैं कौन? तो आइए बात करते हैं हम लोग रॉलेट एक्ट के बारे में। रॉलेट एक्ट जिसे पास करते हैं 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इस एक्ट को एक और नाम दिया जाता है, यानी अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम। दरअसल ये एक ऐसा अधिनियम था जिसके तहत इसे पास कौन करते? सर सिडनी रॉलेट, न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट ने कहा कि अब हम जब चाहें, जिसे चाहें, बिना किसी को कहे भी यहाँ पर उठाकर जेल में डाल सकते हैं। अगर मुझे 4 लोगों से ज़्यादा लोगों का समूह नज़र आया तो उन्हें बिना किसी चीज़ के कार्रवाई के, बिना किसी के भी उन्हें जेल में डाल दिया जा सकता है। और इस तरह से यहाँ पर बिना सुनवाई के 2 साल तक जेल में रखने के लिए इन्हें अनुमति दे दी गई थी। यानी 2 साल तक अगर आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो आप इन्हें जेल में रख सकते हैं बिना किसी कार्रवाई के। इसीलिए लोगों ने इसका विरोध करना शुरू करा। एक समय आ गया जब दंगे भड़कने लग गए थे और कहा, लोगों ने इसे कहा काला कानून, यानी बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून, काला कानून, ब्लैक एक्ट के नाम से इसे घोषणा की है। और जब इन्होंने मनमानी के तौर पर ये रॉलेट एक्ट में इन्होंने अपनी बातें रखी, तो वहीं हम देखते हैं कि भारत में क्या होने लगा था, इस कानून से भारतीयों में आक्रोश फैल गया और उन्हें इसे अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना। हालांकि हमें मौलिक अधिकार इतने खास मिल ही कहाँ रहे थे ब्रिटिश भारत में, लेकिन फिर भी जो हमारे जो मिडिल क्लास के लोग थे, जो मध्यम वर्ग के लोग थे, जो अभी भी अपने अधिकारों को समझते थे, जानते थे, जो शिक्षित थे, और ऑब्वियसली ये जो आंदोलन दौर चल रहा था उसमें वो हिस्सा लेते थे अपने अधिकारों को लेकर, लेकिन अब उन्हें भी लगने लगा कि यहाँ पर इस तरह से अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। इसीलिए होता क्या है कि
खिलाफ प्रदर्शन करने लगे और स्वतंत्रता सेनानी राष्ट्रवादियों को गिरफ्तार किया गया। ये प्रोसीजर हो गया। जब यहाँ क्या होगा, जब दंगे भड़केंगे तो भड़कने के बाद क्या होगा कि क्रांतिकारी इसमें भाग ले रहे हैं और जो राष्ट्रवादी लोग जो हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, गिरफ्तारी होने लगी। लेकिन यहाँ पर मामला खत्म होने वाला नहीं था। इधर गांधी जी जो तैयार थे, उन्होंने इसके खिलाफ चला दिया था रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन। रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन जिसके लिए गांधी जी जब जा रहे थे पंजाब, तो उन्हें पलवल में ही अरेस्ट कर लिया जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि रॉलेट सत्याग्रह की चिंगारी जो गांधी जी ने भड़का दी थी, वो भारत के हिस्सों में फैलने लगी। उन्हीं में से था, अगर हम बात करते हैं पंजाब, तो जब पंजाब की बात करते हैं, पंजाब में इस रॉलेट सत्याग्रह को चलाया जा रहा था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि क्षेत्रीय नेताएं होते हैं और उन्हीं के माध्यम से आंदोलन चलाए जाते हैं। तो कहा जाता है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जब इस आंदोलन को पंजाब में लीड कर रहे थे, तो उन्हें वहां गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस तरह से भीड़ भड़कने लगी। उन्होंने अपने नेताओं को छुड़वाने के लिए जब विरोध करना शुरू करा, तो कंट्रोल करने के लिए पंजाब में लगा दिया था मार्शल लॉ। कर्फ्यू लग चुका था और कर्फ्यू लगने के बाद हम देखते हैं कि इस तरह से जहाँ स्थिति थी कि कोई नजर ना आए, ऐसे में वही दिन आ चुका था जिसका लोगों को इंतजार था, 13 अप्रैल 1919। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, अगर बात करें तो आज कितना सोशल मीडिया प्रबल है, काफ़ी सारी न्यूज़, हर चीज़ हम लोग कितनी जल्दी से मतलब विद इन सेकेंड्स वायरल हो जाती है। लेकिन पहले इतना जो था सोशल मीडिया प्रबल नहीं था। कुछ लोग तो वाकिफ थे इससे, हालांकि वो लोग जानबूझकर बाहर आए थे गुस्से में आक्रामक होकर, लेकिन कुछ कोने में मतलब जो दूर दराज गांव थे जिन्हें इन सब की सूचना नहीं थी, वो लोग भी इसमें मतलब एक तरह से 13 अप्रैल के इस जश्न में शामिल होने आए थे, जो इस बात से बेखबर थे कि किस तरह से मार्शल लॉ उनके लिए घातक साबित होगा। और इस तरह से जब वो 13 अप्रैल का दिन आया, तो 13 अप्रैल के दिन जलियांवाला बाग में इकट्ठे होते हैं एक बहुत बड़ी लोगों की भीड़। जो भीड़ की अगर हम बात करते हैं, ऑब्वियसली ये दिन था, जो पर्व था, जो बैसाखी के रूप में मनाया जाता था। हालांकि इस तारीख से पहले ये पर्व खुशी के रूप में मनाया जाता था, लेकिन आज जब ये घटना 1919 में घटित हुई, तो आज यही दिन चाहे एक तरफ खुशी का दिन होता है, वहीं एक तरफ दुख का, शोक का प्रतीक भी होता है। क्योंकि हर दिन मतलब हर 13 अप्रैल को याद किया जाता है कि किस तरह से 1919 के साल में ये घटना घटित हुई थी। कहा जाता है बैसाखी के पर्व पर जो जमा हुई थी भीड़, उस भीड़ में हम देखते हैं कि जहाँ पर एक और लोग अपना त्योहार मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे, बैसाखी का पर्व मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे, तो वहीं दूसरी ओर काफ़ी लोग थे जो अपने नेता सत्यपाल और किचलू को छुड़ाने के लिए यहाँ पर साजिशें कर रहे थे, यहाँ पर अपना भाषण दे रहे थे कि ताकि लोग एकजुट होकर खड़े हों और हम लोग ब्रिटिशर्स का विरोध करके अपने नेताओं को बाहर निकलवा सके। फिर क्या था, जैसे कि मानिए जब सूचना मिलती है जनरल डायर को, तो जनरल डायर ने बिना किसी देर किए ही जलियांवाला बाग में प्रवेश करने का प्रयास किया। और इस तरह से देख रहे हैं आप इसे कि जैसे जमा हुई भीड़ थी, इस तरह से जनरल डायर अपनी ट्रुप्स के साथ आते हैं, प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद यहाँ पर उन्होंने दरवाजे जो थे जलियांवाला बाग के इस तरह से बंद कर दिए थे कि लोगों को मौका भी नहीं दिया था। ब्रिटिश सैन्य अधिकारी जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग पहुंचे। उन्होंने पार्क से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता बंद कर दिया, जिससे भीड़ अंदर फंस गई। बिना किसी चेतावनी के डायर के सैनिकों ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। यानी यहाँ पर ये जो लोग थे, मासूम लोग थे, जो इन सब चीज़ों से बेखबर थे, उन्हें ये तक नहीं पता था कि जब वो जनरल डायर आएगा, वो क्रूर डायर आएगा, तो उनको इतना भी मौका नहीं दिया जाएगा, चेतावनी भी नहीं दिया जाएगी कि जो लोग इच्छापूर्वक यहाँ से जाना चाहते हैं उन्हें एक मौका दिया जा रहा है। निहत्थे लोगों पर इस तरह से गोली चलाने का आदेश दिया उन्होंने, जिसके बाद गोलीबारी शुरू हुई।
ये गोली तब तक चलती रही जब तक वह खत्म नहीं हुई, गोलियां समाप्त नहीं हुई। बहुत ही बुरा नरसंहार ये देखने को मिलता है। 10 मिनट तक कुल देखते हैं कि ये रैपिड मतलब जो कहते हैं ना फायरिंग चलती रही। रैपिड फायरिंग के दौरान इतनी गोलियां बरसाई गई, कहते हैं 1650 राउंड में इतनी गोलियां बरसाई गई। काफ़ी हज़ारों की तादाद की भीड़ जो थी, एक कुछ चंद मिनटों में ही हम देखते हैं कि लाशों का वहाँ पर जो है एक बसेरा बन चुका था। यानी एक ऐसा स्थान बन चुका था जहाँ पर अब इंसान नहीं बल्कि लाशों की ढेर पड़े थे। और इस तरह से क्रूर डायर ने अपने इच्छा को पूर्ण करके किस तरह से ये साबित किया कि ये अंग्रेजी शासन जो था एक बर्बरता का प्रतीक था। हालांकि ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ों ने खुद जनरल डायर के इस हरकत का विरोध नहीं किया। विंस्टन चर्चिल ने ही खुद कहा था कि ये एक बर्बरता का सबसे इतिहास में बर्बरता का सबसे घटिया एक एग्जाम्पल था, एक उदाहरण था जो डायर ने हरकत की। लेकिन उसके बाद हुआ भी क्या? डायर तो जैसे बच ही गया था, क्योंकि कहते हैं हालांकि ये जो माहौल था, ये जो घटना थी, इसकी चर्चा चारों ओर फैल चुकी थी और अब बहुत बुरी तरह से बहुत तेजी से विरोध होने लगा था अंग्रेजी शासन को लेकर, जहां पर अब लोगों को संदेह था अपनी जान को लेकर कि अब ये अंग्रेजी शासन एक शासन नहीं रहा है बल्कि क्या रहा है, एक बर्बरता का प्रतीक है। ना जाने इनके शासन में कब क्या हो जाए। इस तरह से अंधाधुंध गोलीबारी करीब 10 मिनट तक चलती रही जब तक कि 1650 राउंड गोला बारूद खत्म नहीं हो गया। इसके परिणाम स्वरूप कम से कम 1000 लोग मारे गए, 1500 से ज्यादा लोग घायल हो गए। भारत सरकार जो अभी भी ब्रिटिश नियंत्रण में थी, जलियांवाला बाग त्रासदी की आधिकारिक जांच का आदेश दिया। आप जानते हैं जब लोगों ने बहुत कड़ा विरोध करना शुरू करा ना, तब इसका आदेश दिया था जांच करने के लिए, जिसके तहत इसकी जांच करने के लिए आया था हंटर कमीशन। हंटर कमीशन आया जिसको कहा गया था कि ये घटना की पूरी जांच की जाए, इन्वेस्टिगेशन। और उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान हालांकि उन लोगों ने, जो जांच के अधिकारी थे, उन्होंने इसकी निंदा तो की थी लेकिन कुछ खास भरपाई नहीं करवाई थी डायर से। देख रहे हैं कि किस तरह से जहां पर भीड़ जो है ये गोलीबारी का शिकार हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ किस तरह से काफ़ी लोग जो हैं जान बचाने के लिए कुएं में कूदे। लेकिन वहीं जब इसमें से लाशें निकाली गई तो लगभग 120 लाशें, आप समझ सकते होंगे 120 लाशें कितनी होती हैं और कैसे जो मतलब ये निकाला जा रहा होगा इन लोगों को, तो किस तरह से दिल दहला दिया होगा इस घटना ने कि कितने मरे हुए लोग यहाँ पे। कहते हैं यहाँ तक कि स्त्रियां तो दूर की बात है, छोटे छोटे बच्चे भी इसमें थे। और रिपोर्ट में ये भी बताया गया था मात्र 6 हफ्ते का बच्चा, जो सबसे छोटा मतलब शव माना जाता है यहाँ से प्राप्त होने वाला, सबसे छोटा 6 हफ्ते का बच्चा। और इमेजिन भी नहीं कर सकते हम कितनी दर्दनाक घटना घटित हुई थी ये 1919 में। और इसके बाद क्या था, जनरल डायर को केवल क्या कहा था कि उन्हें सेना से इस्तीफा देना होगा, उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि भारत में दरअसल ऐसा महसूस साफ कराया जा रहा था कि जैसे इस परिस्थितियों को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने सिर्फ ये भरपाई करने के लिए डायर के लिए किया, एक दिखावा। वहीं अगर देखते हैं इंग्लैंड में इनके लिए क्या थे, मतलब साम्राज्य का शेर कहकर इनको पुकारा जा रहा था, इनको सम्मान दिया जा रहा था। इसीलिए इंग्लैंड में इनकी तारीफ के पुल तोड़े जा रहे थे कि डायर ने बहुत ही अच्छा काम किया। और तब भारत में हम देखते हैं इसके बाद हमारे भारतीय महान लेखक जिनका नाम रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें अंग्रेज़ों द्वारा ही नाइटहुड की उपाधि से संबोधित किया गया था, सम्मानित किया गया था, उन्होंने इस घटना के बाद अपनी इस उपाधि को लौटा दिया था। और वहीं महात्मा गांधी जी ने भी एहसास किया था कहीं ना कहीं इस घटना के बाद जो था, अब अंग्रेजी शासन से जो विश्वास था वो पूर्ण रूप से उन लोगों का भी खत्म हो गया था जो कभी अंग्रेजी शासन पे थोड़ा बहुत भी विश्वास रखते थे। और इसीलिए एक समय आया जब महात्मा गांधी जी ने इसके विरोध में एक और आंदोलन अगले ही वर्ष 1920 में चलाया था।
जिसे कहा जाता है असहयोग आंदोलन। हालांकि ये असहयोग आंदोलन काफ़ी असफल रहा था, मतलब अंत में ये असफल रहा था, लेकिन अंग्रेजी शासन का विरोध करने के लिए ये गांधी जी का कदम बहुत ही महत्वपूर्ण था और बहुत ही अच्छा था। ये वो आंदोलन था जिसने भारत में एक ही आवाज़, एक ही गूंज रखी थी, असहयोग असहयोग। एक तरह से एकीकरण का प्रतीक था अंग्रेजी विरोध, अंग्रेजी शासन के विरोध। तो ये थी हमारी आज की जलियांवाला बाग की हत्याकांड की जो घटना हमने आज के इस सेशन में डिस्कस की थी। आपको अगर ये पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।